सो जनरल स्टडीज़ में जनरल साइंस का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। सो जनरल साइंस के लिए हम 9th 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो उसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हम आज देखेंगे। ओके, तो मैंने इसमें क्या किया है, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विथ एक्सप्लेनेशन मैंने उसका पीडीएफ बनाया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम पहला चैप्टर है यहाँ पे, सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहले हमें मैटर क्या है वो समझना होगा, राइट। तो यही हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसको इंडियन फिलोसोफर्स जो कि एंशिएंट टाइम में, नॉट नाउ, एंशिएंट टाइम में क्या कहते थे कि मैटर क्या है, मैटर इज नथिंग बट पंच तत्व। पंच तत्व जो एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर को मिला के बनता है। तो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को ही हम मैटर के, जो एलिमेंट्स, जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनको मिलाकर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। सो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर क्या कहते थे तब के, वो भी सेम बात करते थे, क्या कि वो पंच तत्व से बने हुए हैं। लेकिन हमें एंशिएंट पीरियड का मैटर नहीं समझना है, हमें समझना है मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या कहते हैं। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो उसको क्लासिफाई किया है मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में। और दूसरा है केमिकल नेचर उसका, वो फर्दर क्लास में हम देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए ये स्लाइड में हम आ चुके हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में क्या आता है, तो हमें ये 5 पॉइंट याद रखने होंगे। पहला तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिखा है। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर, ये आपको पता ही होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और नेक्स्ट है कैन मैटर चेंज इट्स शेप, ये वाला। और लास्ट का इवापोरेशन, इवापोरेशन भी आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा इन डिटेल देखेंगे एज पर एनसीईआरटी, तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में। तो फिजिकल नेचर, उसका मैटर का फिजिकल नेचर आपको समझ में आ गया, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हैं। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक कब पता चलेंगे हमें, जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमें पता चलेगा। तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, तो हम आगे उसे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में मैटर इज, जो मैटर है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो आप देखते हैं आपके पास सराउंडिंग में, जो जो नॉन लिविंग थिंग्स या फिर आप खुद, इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। हमारे इसमें भी पार्टिकल्स मौजूद है। तो जो पार्टिकल्स को बना के एक सर्टेन फॉर्म में लाता है उसे हम मैटर कहते हैं। तो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे हो सकते हैं, या नैनोमीटर तक भी हो सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, अब हमें मैटर क्या है वो पता चल गया। मैटर इज नथिंग बट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है, पार्टिकल से बना हुआ जो चीज़ होता है उसे हम मैटर कहते हैं। तो अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं उसमें पार्टिकल ऑफ मैटर्स का। सो पार्टिकल ऑफ मैटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले हैव स्पेस बिटवीन देम। सो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं, IMS। सो हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूसली मूविंग। सो आप सोचते होंगे कि नहीं, सॉलिड में तो पास पास होते हैं, राइट, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कैसे मूव करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट, अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा दूसरे पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट। सेम ऐसे मैग्नेट, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं करता, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, सेम, मगर यहाँ पे नॉर्थ साउथ कुछ भी नहीं होता है, मगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो इसको खींचती है अपने आप अपनी तरफ। तो जब उसके पास आता है तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होने शुरू हो जाती है, राइट। तो ये इन डिटेल हम आगे देखते हैं। सो अब शुरू होता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो ये 2 पॉइंट तो हमारे कंप्लीट हो गए, राइट। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है,
फिजिकल नेचर में क्या होता है, पार्टिकल्स, राइट, मेड अप ऑफ, इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले तो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कौन, पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स किस में है, मैटर में है, राइट। सो मैटर इज, अब मैटर आप सोचिए, मेरे पास एक क्यूब है। सो ये क्यूब में क्या होगा, नियरली मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो गए। पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे डॉट टाइप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो ये छोटे छोटे जो होते हैं डॉट टाइप, उसे हम पार्टिकल कहते हैं। तभी वो पार्टिकल एक दूसरे को जुड़कर, एक दूसरे की तरफ जुड़कर बनाते हैं मैटर, जैसे ये क्यूब। सो नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में हमें पता है ऑलरेडी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके आगे भी है थोड़े स्टेट, लाइक प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक स्टेज है। और नेक्स्ट उसके बाद भी एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, वो भी एक स्टेज है ऑफ मैटर। तो अब ये 2 जानने के लिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में अब मॉडर्न डे साइंस में यही ज़्यादा चलता है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो हम इसको लैटर क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे जब ये करंट अफेयर के टॉपिक्स में आएगा। सो सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट है इसमें। तो अब जो सॉलिड स्टेट होता है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स मौजूद होता है। यानी कि ये एक पार्टिकल है, सॉलिड में क्या होता है, सारे पार्टिकल पास पास होते हैं, राइट, कुछ इस तरह। तो इन 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे भी सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एक दूसरे के ओर में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें। सो नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन। तो ये जो पार्टिकल होता है वो फिक्स्ड पोजीशन में वाइब्रेट करता है, ऐसे ऊपर नीचे। इसके पास जो होता है वो भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, और इसके पास जो होता है ये भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। ओके, तो पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन। यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए फिक्स्ड पोजीशन में ये वाइब्रेट करते हैं। सो नेक्स्ट है पार्टिकल, लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो जो लिक्विड होता है ऐसा कुछ फॉर्म में, अभी इसको मैंने ग्लास में नहीं डाला इसलिए ग्लास की फॉर्म में नहीं है, ये फ्लोर पे डाल दिया मैंने लिक्विड, तो इसका फॉर्म ऐसा होगा कुछ अमीबा के जैसा। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हुए होते हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऐसा। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, एक दूसरे के अट्रैक्शन भी कम है, एक दूसरे का अट्रैक्शन भी कम है। तो क्या होता है इधर, रैंडम अरेंजमेंट एंड मूव फ्रीली बट आर क्लोज टुगेदर। हाँ, क्लोज तो है एक दूसरे के, मगर इसका जो, अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, मैंने यहाँ पे लिया इसका और इसका और इसका, तो इसका मूवमेंट, इसका मूवमेंट, इसका मूवमेंट, ये कुछ ऐसे मूव करता होगा, ये कुछ ऐसे मूव करता होगा, और ये कुछ ऐसे मूव करता होगा, यानी कि रैंडम मूवमेंट होती है इसमें। यहाँ पे फिक्स्ड थे, सारे फिक्स्ड थे यहाँ पे, इसलिए क्या होता है यहाँ पे, ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, रैंडम है पूरे अरेंजमेंट उसका, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होता है। सो और नेक्स्ट, गैसेस में और क्या होता है, गैसेस का वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैस, ये लिक्विड का पार्टिकल इतनी दूर में है, तो गैस का पार्टिकल कुछ इस तरह होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इससे भी ज़्यादा दूर में होता है। तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि स्पेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स और 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। सो पार्टिकल्स मूव फ्रीली आर फार अपार्ट इन ए रैंडम अरेंजमेंट, राइट। तो इसके अरेंजमेंट भी रैंडम है और ये बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो इनका वाइब्रेशन भी अनडिफाइंड होता है, किस तरफ वाइब्रेशन कर रहे हैं वो हम बता नहीं सकते। तो यहाँ से आपको पता चल गया जो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में सारे एक दूसरे से बहुत ही टाइटली कनेक्टेड होते हैं,
तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसके कारण सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। लेकिन जब हम आते हैं लिक्विड में रैंडम मूवमेंट होता है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो गैसेस में वेरी वीक अट्रैक्शन, राइट, और उनका भी रैंडम मूवमेंट होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले तो हैज़ ए डेफिनेट शेप। मैंने यहाँ पे क्यूब कहा, तो क्यूब की एक डेफिनेट शेप होगी। मैंने यहाँ पर लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का टुकड़ा कहा मैंने अभी, तो उसका भी एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो जब ये शेप होता है उसका पर्टिकुलर, तो उसका मॉलिक्यूल एक दूसरे के यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। इसलिए जब मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, इसी कारण से इसका एक शेप बनाता है, टाइट शेप, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम। अगर ये क्यूब है तो उसका वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम इन द सेंस 3 डायमेंशन में XYZ हम लेते हैं, राइट। सो XYZ में अभी इसका वॉल्यूम भी डिफाइन किया गया है, यानी कितनी ये पूरे ब्रह्मांड में कितनी स्पेस वो लेता है, राइट। एंड यूजुअली हैज़ ए हाई डेंसिटी। जब ये मॉलिक्यूल सपोज एक मेरे पास एक 2 क्यूब है, एक क्यूब दूसरा क्यूब, एक क्यूब के अंदर नियरली 20 पार्टिकल्स हैं, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। सो 20 पार्टिकल्स हैं और दूसरा एक क्यूब है जो कि 10 पार्टिकल्स वाला है, राइट। सो अब 10 पार्टिकल्स वाला क्यूब और 20 पार्टिकल वाला क्यूब, इसमें किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 20 का, क्योंकि 20 पार्टिकल्स एक क्यूब के अंदर फिट बैठे हैं और यहाँ पे 10 पार्टिकल्स ही फिट बैठे हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी। और जब एक बात हमेशा याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यानी कि खाली जगह होती है। सो लाइक एयर होता है अंदर। तो आप अब सेम समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ डे टू डे लाइफ का। हम ले लीजिए 10 किलो गोल्ड का बार ले लिया हमने, ओके। ज़्यादा एक्सपेंसिव है मुझे भी पता है, लेकिन 10 kg का गोल्ड का बार लिया जिसका लेंथ नियरली सोचिए 10 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेथ 10 सेंटीमीटर में है। और उसी सेम 10 सेंटीमीटर का मैंने एक स्पॉन्ज ले लिया, स्पॉन्ज पता है ना आप। सो स्पॉन्ज ले लिया सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट का। तो अब इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली गोल्ड का होगा, क्योंकि 10 kg का जो वेट है उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होगा। ना के बराबर कहो या फिर स्पॉन्ज से बहुत ही ज़्यादा कम कहो, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हो गए वो बहुत ही पास पास हो गए, जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पॉन्ज में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही हाई होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, राइट। इसलिए तो हम इसे यूज़ करते हैं टू ऑब्जॉर्ब वाटर। जब हम पानी में डालते हैं तो वो सारा पानी ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और वो ऑब्जॉर्ब किया हुआ पानी किस में जाता है? इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाता है, जो स्पेस बची होगी उसमें खाली जगह, उसमें जाके वो पानी फंस जाता है। इसलिए हम स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, राइट, नॉट कि गोल्ड यूज़ कर सकते हो लेकिन कोई काम का नहीं है वो इन ऑब्जॉर्बिंग वाटर। सो लास्ट पॉइंट क्या है उसका प्रॉपर्टीज का? कांट बी इजीली कंप्रेस्ड। अब सोचिए वही सेम गोल्ड का बार है, अब इसको मैंने 4 तरफ से प्रेशर अप्लाई किया। ऑलरेडी इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइट इंटरलॉक सिचुएशन में है, बहुत ही ज़्यादा पास पास है। अब इसको आप कितना कंप्रेस करोगे? कितना भी करो मगर ये इसकी लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। अब वही सेम स्पॉन्ज लिया मैंने, स्पॉन्ज में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, तो क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट आएगी, उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होगा। जब कब आएगी उसकी लिमिट? जब ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम बचेगा जब कंप्रेस करोगे तो। सो ये बात आप याद रख लीजिएगा। सो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हम चलते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड में भी सेम वही इसी का प्रॉपर्टी हम लेते हुए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। वाटर है, वाटर का कोई शेप होता नहीं है। सो मैं ऐसा रैंडम में, ओके। तो मैंने एक ले लिया ग्लास के अंदर पानी डाल दिया, तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वही उसका शेप होगा, राइट। तो ये वाटर का शेप, यानी कि लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो,
तो जो कंटेनर, ये कंटेनर क्या है हमारे यहाँ पे, ग्लास, जो ग्लास में डालोगे तो ग्लास बन जाएगा, राइट। ऐसा ही, इसलिए हम कहते हैं ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वाटर की तरह होने चाहिए। किसी भी कंटेनर में डाल दो, उसी शेप में वो बन जाएगी। हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट होगी इसकी। अब जो वाटर बिना कंटेनर के यहाँ पे कितना वॉल्यूम का होगा, 1 लीटर है इसका, राइट। तो जब मैं इसमें पानी में डालूंगा तो भी 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, राइट। तो हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम, सेम एज इसमें भी, इसमें सॉलिड में भी सेम उसका वॉल्यूम रहेगा, चेंज नहीं होगा। हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम, कैन नॉट ईजिली कंप्रेस। अब वाटर को क्या कंप्रेस करोगे तुम, वाटर को कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं। तो इसमें ये जो एग्जांपल होते हैं लिक्विड का एग्जांपल, तो ये एग्जांपल हम कहाँ पे, हाइड्रोलिक मशीन जो आपको पता होगी उसमें यूज़ करते हैं। तो एक हाइड्रोलिक मशीन है ऐसे, ये यहाँ से यहाँ पाइप है, राइट, और यहाँ पे इसको एक पिस्टन से जोड़ दिया। तो इसमें जो लिक्विड होगा, कुछ भी फ्लूइड या फिर लिक्विड, हम जब ये पिस्टन इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वाटर का, वो इसमें जाके प्रेशर क्रिएट करेगा और ये वॉल्यूम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हम डे टू डे लाइफ में जेसीबीज में देखते हैं, राइट। जेसीबीज में सेम वही सिस्टम यूज़ होता है, हाइड्रोलिक मशीन्स बोल सकते हैं हम, उसमें भी ये यूज़ होता है। तो ये हो गया लिक्विड का। सो नेक्स्ट, गैस। अब गैस का तो पता ही है, टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। तो ये क्या करता है, अब सपोज आपका घर है, एक रूम है, आप रूम में एक अगरबत्ती जला ली, राइट। जब आप अगरबत्ती जलाओगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे रूम में फैल जाएंगे। तब जो अगरबत्ती का धुआं होगा उसका वॉल्यूम कितना हो गया, सारा रूम, राइट। तो इसी तरह गैस क्या होता है, पहले तो डज नॉट हैज़ ए डेफिनेट शेप, उसका कोई शेप नहीं होता और उसका वॉल्यूम भी नहीं होता। और दूसरा, कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड। अब ये गैस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैस, जो नेचुरल गैस आता है हमारा, उसको हम कंप्रेस करके क्या कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं, राइट। तो वो क्या बन जाता है, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। हम उसको कंप्रेस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, यस, राइट। तो ये हो गया हमारा गैस का टॉपिक। स्टेट ऑफ मैटर। तो ये क्या था, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट चेंजेस, मोस्ट सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। अब ये जो एग्जांपल है ये हम देखते हैं पहले, राइट। तो पहले, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। द स्ट्रॉन्गर द फोर्स द हाइयर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम आगे देखेंगे। स्टेट चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। अब जो स्टेज सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, तो हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। सो गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड कर सकते हैं हम। तो इसका एग्जांपल, बढ़िया सा एग्जांपल कहूँ तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो पहले तो वाटर। सो आइस से लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं, लिक्विड से हम उसको वेपराइज करके गैस फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन गैस से फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सो गैस का मैंने एग्जांपल दिया था, गैस को नेचुरल गैस को हम लिक्विफाइड फॉर्म में कर दे तो एलएनजी बन जाएगा कंप्रेस करके, राइट। तो अब ये गैस को हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसे हम सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हैं बाय गिविंग हाई प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या होता है, वो ड्राई आइस बन जाती है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। सो हम ये आगे हम पढ़ेंगे ये सब फर्दर स्लाइड्स में। सो ये था स्टेट ऑफ मैटर। तो ये था स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट, कैन मैटर चेंज इट्स शेप। क्या मैटर का शेप चेंज हो सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है एक्चुअल में। तो हम ये क्वेश्चन मार्क को आंसर में बदलेंगे। तो अब इसको चेंज करने के लिए, मैटर को चेंज करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो होगा टेम्परेचर, दूसरा होगा प्रेशर। सो पहले हम टेम्परेचर से कैसे
मैटर को चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं पहले। तो इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ग्रेटर वाइब्रेटिंग स्पीड। तो मैंने इससे पहले ही कहा था, मैटर में जो स्टेट ऑफ मैटर था उसमें कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, राइट, ये तो कहा था। दूसरा क्या कहा था, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं ऊपर नीचे डायरेक्शन में। ये सॉलिड है इसलिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब इसको हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तब क्या होगा, इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब इनकी स्पीड बढ़ने का कारण क्या है, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। यही कहना चाहता है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर, एम का मतलब मास और वेलोसिटी, वी का मतलब, सो हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का। सो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, राइट, सॉरी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ग्रेटर वाइब्रेटिंग स्पीड। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, जो पार्टिकल्स, उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, उनकी वाइब्रेटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ये कहना चाहता है। तो द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट आउटकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। तो अब क्या होता है, सपोज एक सॉलिड है, सॉलिड का ये मॉलिक्यूल्स है, जब इसको हीट अप्लाई करेंगे, आप करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसका वाइब्रेटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था, इनकी जो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इनके बीच का जो एनर्जी कम होने लगेगी। इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी मूवमेंट की, लेकिन इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये टूट जाएगी यहाँ से। तो क्या होगा, तो ये रैंडम मूव होने लगेगा और ये रैंडम मूव होने लगेगा। जब ये अलग हो जाए एक दूसरे से तो इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। कैसे, सॉलिड स्टेट में क्या था, ये दोनों टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, दे आर रैंडम एंड फ्रीली मूविंग। जब ये अलग हो जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में आ चुका होगा तब तक। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. So melting point क्या है यहाँ पे, so melting point जिसे हम MP भी कह सकते हैं, so ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ना कि मध्य प्रदेश है। so मेल्टिंग पॉइंट कब आता है, तो एक स्टेट है, राइट, जो कि सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट में क्या है, आइस है। ये सॉलिड स्टेट पे से लिक्विड स्टेट में जब पहुंचेगा, लिक्विड स्टेज में जब पहुंचेगा स्टेट में, तो उसे वो स्टेट में पहुंच जाने के लिए जो पॉइंट हमें चाहिए, थ्रू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के बाद क्या होगा, आइस बन जाएगा वाटर। जो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि उस पॉइंट के बाद जो उसका स्टेट ऑफ मैटर था वो चेंज हो जाएगा, यानी कि आइस बन जाएगा वाटर में। और एक बार, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, अब यहाँ पे मिनिमम क्यों कहा है, ये तो मैक्सिमम होना चाहिए, राइट, तो यहाँ पे मिनिमम क्यों लिखा है मैंने, वो समझते हैं। सो मिनिमम टेम्परेचर इसलिए कहा है क्योंकि ये लिक्विड का मिनिमम टेम्परेचर है, यानी कि लिक्विड बनने के लिए इस टेम्परेचर से इसका लिक्विड बनना शुरू हो गया, इसलिए हम इसे मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड कहा गया है इसको। सो MP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो कहाँ है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे जो अटैचमेंट थी उनकी, ये जो फोर्स इन दोनों के ऊपर लग रहे थे, वो मेल्टिंग पॉइंट से मालूम होता है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका, यानी कि उतना ज़्यादा उसको अलग करने के लिए
मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। जिसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया तो समझ लिए नहीं, वो जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा था। तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, राइट। अब 273.15 केल्विन क्या है, अब इसको कन्वर्ट करके डिग्री सेंटीग्रेड में ला दिए तो क्या होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो 0 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी 0 लिखा ही नहीं है मैंने। सो ये लिक्विड, सॉरी, ये जो आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब वाटर में कब कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। सो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर में बदल जाएगा, राइट। सो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि आइस इस पॉइंट पर आने के बाद मेल्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो जो सॉलिड स्टेट से जो लिक्विड स्टेट में ये बदल गया, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट गोज। तो जब अब ये 0 डिग्री पे आ गया, तो ये 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हीट लेगा। तो ये 0 डिग्री पे क्यों अटक जाता है, राइट। तो ये 0 डिग्री, सो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अटकने का कारण है लेटेंट हीट, राइट। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब हिडन। So the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is latent heat of fusion. So next point, particles in water at 0 degrees centigrade जो कि 273 Kelvin have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. तो अब यहाँ पे सोचिए, मैंने इससे पहले ही कहा था आपको कि जब उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, किसकी, पार्टिकल्स की। अब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन कब बढ़ेगी, व्हेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होके उसका जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई होगी, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आइस एट द सेम टेम्परेचर, पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। सो यहाँ पे क्या कहता है, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. So obvious सी बात है, common sense की बात है ये। So temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. अब सेम यही, मगर यहाँ पे लिक्विड से गैस में। सो लिक्विड से गैस पहुँचने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब 100 डिग्रीज पे वो जो पानी होगा लिक्विड, वो आने के बाद स्टार्ट हो जाएगा गैस में बदलने के लिए, जिसको हम वेपर्स भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं स्टीम। सो कब, अब जब ये 100 डिग्रीज पे आ गया तो 100 डिग्रीज के बाद 101 डिग्री आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। सो 101 डिग्री आने से पहले जो 100 डिग्री आया था उसका वो टाइम होगा, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि जो पानी था, राइट, 100 डिग्रीज पर वो क्या होता है, अभी तो वहाँ पे शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ है, वेपराइजेशन। तो पूरा पानी वेपर होने का, सॉरी उस पूरे पानी को वेपर होने के लिए टाइम लगेगा, राइट। तो जब वो टेम्परेचर 100 डिग्रीज टेम्परेचर होगा, वो 100 पे ही रहेगा जब तक वो पूरा पानी गैसेस में तब्दील ना हो जाए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। सो ये होता है कैन मैटर चेंज इट्स शेप। तो अब ये तो हो गया टेम्परेचर के बारे में। तो हम यहाँ पे ये ग्राफ मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, ग्राफ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लॉट किया है टेम्परेचर। तो आप सोचिए, ये जो टेम्परेचर पॉइंट है, लेट मी चेंज द पेन। सो ये पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट।
तभी तो वो लिक्विड से गैसेस में बदलेगा। तो जब हीट सप्लाइड यहाँ पे ये हीटिंग होना शुरू हो गया है, तो क्या होगा, सॉलिड से अब लिक्विड यहाँ पे शुरू हो गया, लिक्विड बनना शुरू हो गया यहाँ पे। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर मैजिकल वे में कहो या फिर कुछ हिडन वे में, सो क्या होता है, वो हीट हाइड हो जाती है, राइट, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। और ये क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन हमने इससे पहले पढ़ा था, फ्यूजन किसे कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड जब बदल जाता है तो हम इसे फ्यूजन कहते हैं। और जो लिक्विड से गैस में बदल जाए उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे भी सेम लेटेंट हीट मौजूद होती है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, राइट, टाइम पीरियड कहो या फिर पर्टिकुलर, सॉरी, हाँ, सो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रुक जाता है, जैसे कुछ भी नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे आके जस्ट स्टॉप इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम कहते हैं लेटेंट हीट, राइट। सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट आज लिक्विड टर्न टू गैस। यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट आज सॉलिड टर्न टू लिक्विड। समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स समझे। पहले फ्यूजन क्या होता है, फिर वेपराइजेशन क्या होता है, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। सो नेक्स्ट हम कैन मैटर चेंज इट्स शेप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो। स्टेट ऑफ मैटर एंड द फेज ट्रांजिशंस बिटवीन देम। सो यहाँ पे फेज ट्रांजिशन, अब यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो हम उसे मेल्टिंग कहते हैं, और जो लिक्विड से गैस में जाएगा उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। अब इसी चीज़ को रिवर्स में लाओ। सो कंडेंसेशन कहते हैं जब गैसेस से लिक्विड फॉर्म में आता है, और जब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आएगा इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। सो गैस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में बदल जाए बाय स्किपिंग लिक्विड स्टेट, तो उसे हम डेपोजिशन कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा है। सो चेंजिंग ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड डेपोजिशन। अब सब्लिमेशन का एक एग्जांपल है कैम्फर। जब हम सुबह में क्या बोलते हैं, इसको कपूर जलाते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जलाने पर ये डायरेक्ट गैस फॉर्म में बदल जाता है, राइट। सो प्रेशर में क्या आता है, प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। मैंने इससे पहले कहा था, नेचुरल गैस का एग्जांपल दिया था। जब नेचुरल गैस को टेम्परेचर कम करके प्रेशर अप्लाई करने पर क्या बनता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनता है। तो ये भी मैंने एग्जांपल दिया गया था इससे पहले, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, हाई प्रेशर में उसको कंप्रेस करना, जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा, कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट। कब, जब इसको हम कंप्रेस कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होगा, ड्राई आइस में बन जाएगा। तो अब ड्राई आइस को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट गैस में बदलेगा, नॉट इन लिक्विड फॉर्म। सो दिस इज द रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज ड्राई आइस। सो प्रेशर अप्लाई करने से भी क्या होता है, मैटर चेंज होता है, और मैटर का शेप चेंज होता है, और टेम्परेचर अप्लाई करने पर भी मैटर का चेंज हो जाता है शेप। और लास्ट टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैसे, क्योंकि इवापोरेशन ज्योग्राफी में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके देगा। कैसे, ये ज्योग्राफी में हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें जो आता है प्रेशर ग्रेडियंट्स का हो या फिर टेम्परेचर्स, और यहाँ अपना ओशन करंट्स, ये सब इसी पर निर्भर होता है, राइट। वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट्स, एल नीनो, ला नीना, अब ये सब यहाँ से पार्ट ऑफ इवापोरेशन है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। सो पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, राइट, ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। तो आप पूछोगे कि सॉलिड में भी मूविंग होता है, हाँ, सॉलिड में भी हमेशा मूव करते रहते हैं,
लेकिन इनका सेम डायरेक्शन होता है मोस्टली, राइट, मोस्टली सेम डायरेक्शन होता है। इसमें हीट ट्रांसफ़र इसीलिए होती है। सपोज आपने यहाँ पे हीट शुरू कर दी, हीटिंग, तो क्या होगा, ये इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए इसको भी मूव करेगा, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये भी मूव करेगा। यहाँ ऐसे हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, राइट। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. सो बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा था, कहाँ पे आता है, लिक्विड का, या लिक्विड का हो या फिर वाटर का। सो 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, और यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट के बीच में किसी भी जगह पर, जब किसी भी जगह पर वेपर में लिक्विड वेपर फॉर्म होता है, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर फॉर्म हो गया तो हम इसे इवापोरेशन कहेंगे। सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इवापोरेशन हो गया तो इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। इसलिए तो हम इसको इवापोरेशन कहते हैं, वेपराइजेशन नहीं कहते। तो कभी भी कोई पूछे कि इवापोरेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर है तो आप क्या कहोगे। कभी आपको कोई पूछे कि इवापोरेशन में और वेपराइजेशन में क्या अंतर होता है तो आप क्या कहोगे। सो योर बेस्ट आंसर वुड बी इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, राइट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वेपराइजेशन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, राइट। सो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ये बात आप समझने के लिए रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ, ये समझिए, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो अब आप सोचिए, तो अब ये हम 3 पॉइंट्स एक एग्जांपल के साथ लेंगे। सो एक एग्जांपल क्या है, आपके पास एक 1 ग्लास ऑफ वाटर पड़ा है, राइट। अब ये 1 ग्लास ऑफ वाटर को आपको इवापोरेट करना है तो आप क्या करोगे, इसके पास अब आपके पास 2 विकल्प है। एक, ग्लास में यूं ही छोड़ दो, राइट। दूसरा, आपके ज़मीन के फ्लोर के ऊपर आप डाल दीजिए, जो कि टाइल्स होते हैं, राइट, टाइल्स के ऊपर आप ऐसे फैला दीजिए। अब आप सोचिए कौन ज़्यादा टाइम लेगा, कौन कम टाइम लेगा इवापोरेट होने के लिए। सो ऑब्वियस आंसर इज, जब सरफेस पे होता है तब इवापोरेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है, राइट। और जब ग्लास में पानी रहेगा या ये भी इवापोरेट होगा मगर ये इससे ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन एम्पलीफाई कैसे होता है, इवापोरेशन कैसे बढ़ जाता है। सो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन कैसे बढ़ जाता है, देखते हैं। तो सरफेस एरिया होता है, अब जो सरफेस एरिया होता है, सपोज ये है सरफेस एरिया इसका, और यहाँ पे आपने पानी डाल दिया, राइट। तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स का हो या फिर पार्टिकल्स का हो, वो रैंडमली मूव करते हैं, राइट। और जब वो रैंडम मूव करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। तो जब कोई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो तो वो क्या करेगी, वो सरफेस पे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से निकलना चाहती है। इन सब के पास काइनेटिक एनर्जी कम है, इसके पास ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, सरफेस पे आ जाएगी, ऐसे सरफेस पे ऊपर आ जाएगी। अब सरफेस के ऊपर आने के कारण क्या होगा, अब सपोज विंड स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे, हवा, तो हमें पता है ह्यूमिडिटी टॉपिक आपको पता होगी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इन एयर। सो हवा के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो वो जो हवा के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, इसकी और इसकी एनर्जी मैच हो जाएगी तो इसको पिकअप कर लेगा यहाँ से, तो यहाँ से उठा के ले जाएगा। जब ये उठा के ले जाएगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा वाटर का, राइट। अब जो वाटर का वॉल्यूम कम हुआ तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, ऑब्वियस रीज़न। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट समझ लिए, सरफेस एरिया और विंड स्पीड। जब विंड स्पीड ज़्यादा हो तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को वो लेके आएगा, राइट। और हमें पता है कि जितना स्टेट उसका चेंज होगा, सॉलिड में
काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगी और गैसेस में उससे भी ज़्यादा होगी। तो क्या करेंगे, एक क्या करेगी ये, जब यहाँ से विंड फ्लो होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इस वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो एक एक करके पिकअप कर लेगा और ले जाएगा वहाँ से उड़ा के। इसलिए आप देख सकते हैं कि जब हम समर में कपड़े हम सुखाने रखते हैं धूप में, तो धूप से सूखते हैं क्या वो कपड़े? नहीं, धूप की गर्मी से, जब उसका धूप का गर्मी आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, वो एस्केप करना चाहेगी, राइट? तो वो एस्केप करके हवा में चली जाती है। इसीलिए समर में क्लोथ्स क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। लेकिन विंटर में ऐसा नहीं होता, विंटर का हो या फिर रेनी का हो, रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि जो हवा में यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और जो हवा में पानी मौजूद होता है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। तो क्या होता है, इससे वो पिकअप नहीं कर पाती। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण भी वो वहाँ पे ही रह जाती है, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे सूखते हैं। और ये जब हवा में जब ह्यूमिडिटी होती है उसका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकते, बहुत कम भी नहीं हो सकते, इसलिए हम कहते हैं कि हाई ह्यूमिडिटी है। अब जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तो आपको पसीना भी बहुत ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, वो आपका जो वाटर आपके अंदर से जो पानी निकला है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पिक नहीं करेंगे वो। तो क्या होगा, आपका पसीना आपके पास ही रहेगा। तो इससे क्या लगता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, हीट ज़्यादा लगता है। और कम ह्यूमिडिटी होने के कारण क्या होता है, बाहर कम वाटर मॉलिक्यूल्स है हवा में, वो क्या करेंगे, आपके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए उसको लेना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है, पसीने से जो वाटर निकलता है वो सारा खींच लेके वो, जिससे हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, हमारा पानी पूरा चूस लेते हैं वो, कौन, विंड। तो ये हो गया इवापोरेशन का टॉपिक। तो इसी से हमें कूलिंग का इफेक्ट होता है, हीटिंग का इफेक्ट होता है। अब कूलिंग का हीट इफेक्ट कैसे होता है, जब वो आपके अंदर से जो पसीना निकला, राइट? सो पसीने में क्या होती है, वाटर होता है, वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए अंदर पार्टिकल्स, वो वाइब्रेट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी होने के कारण। अब हम इससे पहले ही देखा था, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जो हाई टेम्परेचर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए वो हवा ले जाएगा, राइट? सो हमारे जो स्किन होता है उसके ऊपर गर्म, यानी कि जो हाई टेम्परेचर यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो हवा ले गया, तो बचे क्या, नॉर्मल टेम्परेचर वाले। तो इससे हमें क्या एहसास होता है, थोड़ा कूलिंग का एहसास होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार हवा हवा की तरफ हम जाते हैं जब हीट होता है हमें। तो इससे क्या होता है, जो हीट होता है हमारे अंदर की बॉडी के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और वो क्या करता है, लेके बाहर चले जाता है विंड में। तो हमारा बॉडी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कूल हो जाता है। तो इससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट, हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग, यही मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो। सो हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग, कूलिंग कैसे होता है। सो यूजिंग काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, इससे पहले का तो वाटर के अंदर देखो, ये वाटर है, इसके अंदर लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले और हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। लोअर इन द सेंस जिसका टेम्परेचर कम हो, हायर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या होता है, एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड अट्रैक्शन फोर्स एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर एबल टू एस्केप। तो जिसका लोअर काइनेटिक एनर्जी होता है वो नीचे आने लगते हैं और जो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले ऊपर आने लगते हैं नियर सरफेस। अब सरफेस के पास क्यों आने लगते हैं, क्योंकि उसको वहाँ से एस्केप करना है, राइट? सो द मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड आर मूविंग रैंडमली, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में एट ए डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड में होगी तभी तो हमें हायर और लोअर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, नहीं तो कहाँ से मिलेगी। सो दैट इज द मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी at the liquid surface. Only these liquid molecules that have enough energy to overcome the down, अब ये इससे पहले हमने कहा downward attraction force of the other liquid molecule and the atmospheric pressure can escape into the atmosphere. तो ये इससे पहले मैंने आपको समझाया कैसे एस्केप करती है। with those higher energy molecule escaping, the less energetic molecules are left behind. सो जो हायर एनर्जी, जो जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी
वो एस्केप कर जाएंगे, और जिनके पास कम काइनेटिक एनर्जी थी वो उसके अंदर ही रह जाएंगे, किसमें, पानी में। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीज। तो ऑब्वियसली इससे पहले क्या था, हाइयर एनर्जी वाले काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी पानी में ही थे, इसलिए वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ था। लेकिन अब हाइयर एनर्जी वाले बाहर निकल गए, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम हो जाएगा पानी का, हेंस द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज। सो ये था चैप्टर नंबर 1। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट में क्वेश्चन मार्क डाल के जो आपका क्वेश्चन होगा वो पूछिए। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।